अच्छा देखो, अब चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो चैप्टर 1 है उसका नेम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसके हम क्या करेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी डेरिवेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो पहला टॉपिक आएगा हमारा, ठीक है, वो आएगा, फर्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब कूलम्ब्स लॉ में देखो क्या आएगा। देखो, कोई भी दो चार्ज कंसिडर कर लो, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2। इनको हमने क्या किया, किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मान लो कितने डिस्टेंस पे रखा है इनको, R डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, एक चार्ज Q1 हो गया, एक चार्ज क्या हो गया, Q2। अब देखो, दोनों या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, है ना, या एक हो सकता है पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो क्या होता है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। ठीक है, मतलब लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, ये तुम्हें पता है ऑलरेडी। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये कैसे चार्ज होगी, अनलाइक, है ना, ये क्या करेंगे हमेशा, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स है, अट्रैक्शन वाला कह लो चाहे रिपल्शन वाला कह लो, है तो फोर्स ही। इस फोर्स का फॉर्मूला किसने दिया था, कोलम ने। ठीक है, इसलिए कोलम्स लॉ बोल देते हैं, फोर्स को कोलम फोर्स बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वही देखना उसका फॉर्मूला इसने कैसे बताया था। तो देखो, इसने ना तीन स्टेटमेंट में अपना फॉर्मूला डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, फोर्स को देखो हम ऐसे लिखेंगे, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि चार्ज जो है वो किस पे है, रेस्ट पे। ठीक है, इसने क्या बोला, ये जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जितने भी चार्ज है, यहाँ पे दो चार्ज है Q1 Q2, इनका क्या करवा लो, प्रोडक्ट करवा लो। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसकी वैल्यू की क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, मतलब जितने बड़े चार्ज उतना ज़्यादा क्या आएगा, फोर्स आएगा। देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसने क्या बोला, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला ये जो फोर्स है ये इनवर्स केयर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स केयर लॉ मतलब इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है, उसका क्या करो, स्केयर। ये कैसे प्रोपोर्शनल आ रहे हैं दोनों, इनवर्सली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्केयर लॉ। ठीक है, इसको फॉलो करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इसने बोली, ये जो एफ ई है ये ना मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम पे डिपेंड मतलब ये दो चार्ज जो रखे हैं तुमने, ये किधर रखे हैं, एयर में हो सकते हैं। यही सेम सेटअप उठा के तुम पानी में डाल दो, है ना, तो क्या होगा, मीडियम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर मीडियम चेंज होता है तो ये फोर्स भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो, ये तीन स्टेटमेंट इसने बोली, फिर कहा तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, एक फार्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो फार्मूला क्या आया, तो देखो फार्मूला क्या आएगा, एफ ई इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 न्यूमरेटर में थे, डिनोमिनेटर में क्या था, डिस्टेंस का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट क्या आता है, कांस्टेंट आया के, और चार्जेस क्या है Q1 Q2 बाय डिस्टेंस आर का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, अब थोड़ा के बारे में देख लो, के क्या चीज़ है। जो उसमें थर्ड टर्म नहीं लिखी थी, मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ये के मीडियम के बारे में बताता है। के का नाम क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एक और नाम भी है इसका, फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और कूलम्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो। काम क्या है इसका, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन अबाउट मीडियम ये बताएगा। और इसका फार्मूला भी है के का, एक्सपैंड करोगे इसको तो इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो मीडियम के बारे में एक्चुअली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना वो ये है, एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम के बारे में बताता है। ठीक है, तो क्या बताते हैं मीडियम के बारे में,
इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब जो हमें किसके बारे में बताए? मीडियम के बारे में। क्या मीडियम यूज़ कर रहे हो? अगर तो तुम एप्सिलॉन के साथ नॉट लगाते हो ये, तो वो कौन सा मीडियम माना जाता है? उसको हम वैक्यूम के लिए लिखते हैं। वैक्यूम या फिर एयर, दोनों मीडियम के लिए चलेगा। और अगर हमें मीडियम चेंज करना है, वैक्यूम या एयर कुछ भी नहीं है, कोई और मीडियम है, वाटर लगा लो, तो उसके लिए ईएम यूज़ करेंगे। ठीक है, ईएम मतलब कोई भी मीडियम के लिए। तो कहने का मतलब क्या है? के की वैल्यू चेंज हो सकती है मीडियम टू मीडियम। अगर एयर है तो ई नॉट लिखोगे, कोई और मीडियम है तो ई एम लिखना पड़ेगा। सबसे छोटी वैल्यू जो होती है, यानी सबसे छोटी परमिटिविटी जो होती है, वो ई नॉट ही होती है। ठीक है, और दूसरे मीडियम जो होंगे उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब ई एम ज़्यादा होता है हमेशा। अगर ई नॉट यूज़ कर रहे हो, मतलब एयर वाला मीडियम, तो के की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, +9 है, तो ये के की वैल्यू आती है फॉर एयर। और अगर मीडियम चेंज हो रहे तो हम पढ़ेंगे कि डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं आंसर, मीडियम चेंज हो बट हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े, डायरेक्टली वैल्यू आ जाए। इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिलेटिव परमिटिविटी करके, वहाँ हम देख लें मीडियम चेंज होने पे कैसे आंसर निकालते हैं। यहाँ तक समझ आया मेन? ठीक है, कूलम्स फॉर्मूला आया बस अभी। और ये जो थी कूलम्स फार्मूला की, ये कौन सी फॉर्म थी? स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म मतलब फॉर्मूला तुमने फोर्स का निकाला है, एफ ई का, तो उसकी तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी सिर्फ K/2 आर स्केयर। ये फॉर्मूला सिर्फ वैल्यू देगा न्यूटन के अंदर, है ना। बट फोर्स कैसी क्वांटिटी होता तो ये वेक्टर है, तो डायरेक्शन का क्या, है ना। तो डायरेक्शन के लिए हम एक इसकी वेक्टर फॉर्म भी पढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपल है तो एक बार समझ लो। ठीक है, देखो वही डायग्राम पे आ रहते हैं। Q1 था, Q2 चार्ज था। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे थे? आर डिस्टेंस पे। मान लो दोनों का नेचर कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। इसका नाम दे दो, मान लो ये फर्स्ट चार्ज है मेरा और ये क्या? सेकंड चार्ज। तो इस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑन टू, है ना, टू पे लग रही है। लगा कौन रहा है? वन ने किया इसको रिपेल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑन टू ड्यू टू वन। ऐसे इस पे क्या लगेगा? इस पे क्या लगेगा? F1 2, है ना। फोर्स अलग वन पे रहा है और लगा कौन रहा है? टू वाला। अब ये फोर्स देखो जो बनाए हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है? अलग आ रही है ना, इसलिए वेक्टर में हमें डायरेक्शन दिखाना होता है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म देख लो एक बार, क्या चेंज आएगा उसमें। सेम फॉर्मूला लिख दो। मान लो मैं F21 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इस वाले की, तो इस पे एक तो वेक्टर लगा दो, फॉर्मूला सेम लिख दो, K/2 यही पढ़ा था। इसके साथ सिंपल क्या करो, ये सारी स्केलर फॉर्म है, स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर आता है, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? यूनिट वेक्टर। नाम क्या आएगा? देखो यहाँ पे तुम क्या यूज़ कर रहे हो? 2 1, तो इधर तुम लिख दो 1 2, अपोजिट लिखना होता है, ये नेम कन्वेंशन है। बाकी 1 2 की डायरेक्शन कहाँ है? ये वाला फोर्स इधर जा रहा है, तो आर जो होएगा, आर कैप। और अगर 1 2 की डायरेक्शन दिखानी है, तो ये डायरेक्शन 1 2 को फॉलो करेंगे। ठीक है, जिधर फोर्स 2 1 वाला जाता है, उधर आर कौन सा वेक्टर होगा? 1 2 वाला। ठीक है, मतलब 1 से 2 की तरफ आर वेक्टर जा रहा है। अब देखो ये तो आई यूनिट वेक्टर की फॉर्म, इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? ये यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तुम पढ़ते थे 11th में, ए कैप का। क्या होता था? प्रॉपर वेक्टर, और उसको किससे डिवाइड करते हो? उसके मैग्नीट्यूड से। सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, R12 को हम क्या लिख देते हैं? प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में, और उसके नीचे क्या लिख देते हैं? उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे लिख दिया। R12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मतलब 1 से 2 तक का जितना भी डिस्टेंस है उसको R12
का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। बट ये डिस्टेंस तो मैंने कितना माना हुआ है, आर के इक्वल, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को, ये वाली टर्म को क्या लिख देंगे, आर के इक्वल। अगर आर के इक्वल रखोगे इसको तो क्या होएगा, यहाँ स्केयर है, यहाँ से एक और आर आएगा, मतलब आर का क्या हो जाएगा, क्यूब, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, R12 वेक्टर। ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो बस करना क्या है, आर से मल्टीप्लाई कर रखा है इस फॉर्मूला में, और आर से क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, और कुछ भी नहीं है वेक्टर फॉर्म। F12 लिखना हो तो उसमें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 2 1 लिखा है, उसमें 1 2 लिख देना, इसमें 1 2 लिखा है, उसमें 2 1 लिख देना, बस ऐसे इंटरचेंज करना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखो, इस पे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो टोटली न्यूमेरिकल्स पे होगी पूरे चैप्टर की। ठीक है, उसी में देख लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इंपॉर्टेंट इसी के अंदर, वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो वो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो, अभी तुमने एक चीज़ देखी है कि दो अगर हम क्या रखें पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करते हैं, रिपेल। रिपेल कैसे करेंगे, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, है ना। अब एक बात बताओ, ये जो चार्ज रखे हैं यहाँ पे और ये जो यहाँ रखा है, इनमें गैप नहीं है, गैप तो है, बीच में मीडियम क्या है, एयर है, मान लो अगर एयर है तो ये फोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच कैसे रहे, इस चार्ज ने फोर्स लगाया, लगा किस पे, इस पे जाके ना, रिपल्शन हुआ, तो ये फोर्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचा कैसे, वो काम किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ऐसे समझ लो ये एक तरह से मैसेंजर है ना, पेपर में मत लिखाना इसको, बस ऐसे समझ लो ये क्या, एक मैसेंजर है किस चीज़ का, कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक जो फोर्स को कैरी करके लेके जाना, वो ये काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाती है एक्चुअल में फोर्स को। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही काम है, कोई भी चार्ज, ठीक है, इस फील्ड के अंदर है, चार्ज आ रहा है इस फील्ड के अंदर, तो उस पर क्या अप्लाई कर देना, फोर्स अप्लाई कर देना। ठीक है, फोर्स कौन सा, वही वाला जो ऊपर पड़ा ना, कूलम्स फोर्स, वही अप्लाई कर देना। तो सिंपल से यही काम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो, फील्ड कैसे आ सकती है, दो तरह से। चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है, इस तरह से बनती है, ये सारी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, बाहर, यानी आउटवर्ड्स, और ये सर्कुलर फॉर्म में है तो रेडियस की फॉर्म में बाहर जा रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, और ये जो है नेगेटिव चार्ज, वो सारी फील्ड को अपनी तरफ लेके जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे हम, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, ये दो तरह की फील्ड आएंगी बस, या तो चार्ज से बाहर निकल रही होगी या चार्ज के अंदर जा रही होगी, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव देख के ही पता कर लेना। अब देखो ये जो फील्ड है ये कहाँ तक जाएगी, ये फील्ड जाती है इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएंगी। अगर इन लाइंस के बीच में कहीं पे भी कोई और चार्ज रख दिया, मान लो ये इन्फिनिटी तक जा रही थी ये लाइन, और यहाँ बीच में मैंने क्या रख दिया, एक कोई चार्ज रख दिया क्यू नोट। ठीक है, तो क्या करेगी फील्ड, ये लाइन क्या करेगी, यहाँ पे चार्ज देखते इस पे क्या अप्लाई कर देगी, फोर्स, उसी डायरेक्शन में जिधर फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या लगा देगी, इस पे फोर्स। ये फोर्स कौन सा है, वही जो रिपल्शन नहीं करता, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा, रिपल्शन वाला फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स लगाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रिलेटेड है आपस में, फील्ड होगी तभी फोर्स आएगा, तो इनका फार्मूला भी क्या होगा, कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं। वो फार्मूला देख लो कैसे रिलेटेड है। एफ का फार्मूला क्या होता है, पढ़ के आए हो अभी कूलम्स लॉ में, के Q1 Q2 बाय में
आर का स्केयर, पढ़ा था ये। अब Q1 Q2 को हम क्या कर लेते हैं, चार्जेस का नाम दे देते हैं। एक को सिर्फ Q और एक को मैं Q नोट, ऐसे नाम चेंज कर दिया बस, ठीक है, सेम ही रहेगा फॉर्मूला। तो अभी Q और Q नोट देखो क्या चीज़ है, ये है Q। Q क्या कर रहा है, अपनी फील्ड बना रहा है इस तरह से। फील्ड कहाँ तक जाने वाली है, इन्फिनिटी तक। ये फील्ड जाते जाते यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया Q नोट। ये वैसे Q नोट नोट जिसके साथ लगाते हैं ना उसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज, मतलब टेस्टिंग के लिए काम आता है। यहाँ पे हम क्या टेस्ट कर रहे हैं कि ये चार्ज अपनी जो फील्ड बना रहा है उसका यहाँ पे कोई है या नहीं है, मतलब ये फोर्स लगा सकता है या नहीं लगा सकता, वो चेक कर रहे हैं। तो बस यहाँ Q नोट पे देख लो, इसको टेस्ट चार्ज बोल रखा है, टेस्टिंग के लिए यूज़ कर लेंगे भी, यहाँ फील्ड पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। तो देखो इनके बीच में ऐसा करते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों के बीच में R, दोनों को R गैप पे रखा हुआ मैंने। तो ये फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू आ गई Fe, इसको ना डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे, जिस चार्ज पे फोर्स लगने वाला है। अब फोर्स किस पे लगने वाला है, ये तो बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो सोर्स है, क्रिएट कर रहा है ये। और टेस्ट किस पे हो रहा है, इस वाले पे, तो हम टेस्टिंग वाला चार्ज इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड। ये जो आंसर आएगा ये आएगा आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब बताओ एफ ई की वैल्यू तुम्हें पता है, ये रखी हुई है। इसको किससे डिवाइड करा हुआ है यहाँ पे, क्यू नोट से। इसके डिवाइड में अगर क्यू नोट लिख देते हो तो वो क्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, के क्यू बाई आर का स्केयर, ये फार्मूला बनेगा। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। क्या डिफरेंस है, इसमें दो चार्ज आते हैं, इसमें सिंगल चार्ज आता है। जो इसमें सिंगल चार्ज आता है वो कौन सा होता है, ये सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के खुद के फार्मूला में सिर्फ कौन सा चार्ज आता है, जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, ना कि वो जिस पे फील्ड लगने वाली है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट फार्मूला है इसका, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दूसरा, एफ और ई में ये रिलेशन नहीं है, तो इसको इन शॉर्ट हम ऐसे लिखते हैं कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, क्यू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्यू सोर्स चार्ज नहीं है, ये कौन सा वाला चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज वो होता है जिस पे फोर्स अप्लाई होने वाला है, ठीक है, फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन, ठीक है। और वो चार्ज कौन सा है, जो सोर्स है, जो क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, दो पॉइंट हो गई। तीसरा पॉइंट इसी फार्मूला का है, एफ ई इक्वल्स टू कितना निकाला तुमने, क्यू टाइम्स ऑफ ई। अभी मैं क्यू नोट नहीं लिख रहा है इसको, ऐसे ही मान लो क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चार्ज भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव, ये चार्ज कैसा हो सकता है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वेक्टर फॉर्म में लिखने जाओगे ऐसा आएगा, एफ पे वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ई पे वेक्टर के, मतलब जिधर फील्ड उधर फोर्स, जिधर फोर्स उधर फील्ड, है ना, ये है इसका मतलब। ये सिर्फ तब होगा जब क्यू कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो एफ और ई किसमें होंगे, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी दोनों की, अपोजिट। अगर एक की डायरेक्शन पता है एफ की, तो ई को अपोजिट बना देना, ई की पता है तो एफ को अपोजिट बना देना, ठीक है। तो ये दो है, तो केस चार्ज हमेशा क्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन में लगेगा, अगर नेगेटिव आ गया चार्ज तो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो अब क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया। अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है भी।
अभी तक हमने इसका फार्मूला पढ़ा, क्या आया फार्मूला, E=k⁴/r²। अच्छा ये भी समझ लो, ये जो फार्मूला है वो सिर्फ किसके लिए है, जब ऐसा चार्ज गिवन हो। इस चार्ज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे रखा हुआ है इसलिए पॉइंट चार्ज बोल देंगे। मतलब इसके अलावा भी कोई चार्ज होता है। हाँ, अगर किसी बॉडी, कोई बॉडी है, उस बॉडी पे बहुत सारा चार्ज है, ठीक है, मान लो ये बॉडी है, इस पे बहुत सारा चार्ज है ऐसा ऐसा पॉजिटिव टाइप का, तो फिर ये पॉइंट चार्ज नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे टर्म यूज होती है। ये अपना डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। ये जो फार्मूला है वो ध्यान रखना है, वो सिर्फ किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा, प्रॉपर्टीज में देखो, प्रॉपर्टीज में जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी वो देखो क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो बड़ी इजी सी है। एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, इकट्ठे रखे हुए मान लो, बाद में पढ़ेंगे, इसको डायपोल बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी ने क्या बोला कि पॉजिटिव से हमेशा फील्ड क्या होएगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, हर डायरेक्शन में इस तरह से बाहर निकल रही है, और नेगेटिव में सारी की सारी वापस आ रही है फील्ड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, और नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, टर्मिनेट होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव चार्ज से बनेगी, स्टार्ट होएगी, और नेगेटिव में क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब अगर इसी प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा घुमा के पढ़े तो क्या बनती है वो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी देखो क्या बनती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, एक सेकेंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या कंटिन्यूस लूप क्रिएट करेगी, मतलब लूप बनाएगी, लूप नहीं बना सकती है। ठीक है, कभी लूप नहीं बनाएगी। क्यों, अभी एक प्रॉपर्टी जो पढ़ी है तुमने कि पॉजिटिव से स्टार्ट करना है फील्ड को हमेशा, नेगेटिव में क्या करना है, टर्मिनेट। तो अगर लूप बनाना स्टार्ट कर दे तो वायलेट नहीं होगी वो प्रॉपर्टी। पॉजिटिव से निकली मान लो, नेगेटिव में क्या होगी, टर्मिनेट, ये फील्ड आ गई, तो क्या वापस आ सकती है ये, माइनस से प्लस, क्योंकि लूप बनाना तो ऐसा बनना पड़ेगा इसको। बट हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने ये पढ़ा है प्लस से सिर्फ माइनस की तरफ जाती है, माइनस से ओरिजिनेट नहीं हो सकती, ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो लूप कभी नहीं बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड, वो लूप बनाती है। ठीक है, तो एक डिफरेंस भी है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या आती है, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, डायरेक्शन दिखा रखी है तुम्हें, तो हमें बताना है ये तो पूरी फील्ड की डायरेक्शन है, इस पे ये एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम है एक्स। सिर्फ एक्स पॉइंट पे मेरे को बताओ फील्ड कहाँ आएगी। मतलब अगर एक कॉमन पॉइंट या एक सिंगल पॉइंट पे आंसर चाहिए हो तो वहाँ कैसे निकालते हो डायरेक्शन, वहाँ पे क्या करो, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, क्या ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, तो टेंजेंट क्या बताएगा, एक पॉइंट पे सिंगल पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आ रही है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देते। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी थर्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो फोर्थ। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या आती है, कोई चार्ज है, क्यों, इससे दो फील्ड निकल रही है।
ठीक है, 2 लाइन्स निकल रही है मान लो डायग्राम वाइज। तो अगर तुम्हें चार्ज आ जाता है 2Q गिवन, तो उसमें कितनी लाइन निकलेगी? सीधी सी बात है, ये कम स्ट्रॉन्ग चार्ज है, वो उसका दुगना है, तो ये फील्ड भी क्या करेगा, 2 टाइम्स निकाल लेगा। सी है, सीधी सीधी सी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या आएगी, ये है कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी। मतलब कंडक्टर्स के लिए है, क्वेश्चन में अगर कंडक्टर आ जाए तो ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या प्रॉपर्टी है? ये कंडक्टर है कोई, कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज दो वो सरफेस पे जाता है सारा का सारा। ठीक है, तो इसके सरफेस पे आ जाएगा चार्ज। तो हमें क्या बताना है, इसकी फील्ड बतानी है। तो फील्ड कैसे निकलेगी, इस तरह से। कितने कितने एंगल में बन रही है, 90 भी। यहाँ बनाओगे तो इधर बनेगी फील्ड। मतलब फील्ड कितने एंगल पे निकलती है, कंडक्टर के सरफेस से 90 डिग्री में। ये सही है डायग्राम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ये गलत आएगा, क्यों? क्योंकि ये 90 पे नहीं निकल रही, ये कोई एक्यूट एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे निकलेगी बाहर, 90 डिग्री पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इस पर, प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है। नेक्स्ट देखो, 6 प्रॉपर्टी, ये भी कंडक्टर की है। कंडक्टर की 2 प्रॉपर्टीज है। देखो प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर कभी भी फील्ड नहीं आती। कब? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। ठीक है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस होंगी तो उस कंडक्टर के अंदर फील्ड कितनी रहेगी, 0। कैसे? ये कंडक्टर है, ठीक है, चार्ज वगैरह यहाँ पे है इसके, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर कितनी फील्ड होएगी नहीं, 0। अगर मान लो है, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया कि फील्ड 0 नहीं है अंदर, तो बना रहे हम ऐसे फील्ड, मान लो ये फील्ड बना दी। अब कंडक्टर के अंदर तो फ्री चार्ज होते हैं, तो मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इसमें कंडक्टर के अंदर, तो ये रखा हुआ है। अपने बताया था अभी, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बीच में क्या रखा हुआ है, चार्ज। तो फील्ड क्या करती है, उस चार्ज पे क्या अप्लाई कर देती है, फोर्स। एक ही काम है ना फील्ड का, फील्ड में कोई भी चार्ज है उस पर क्या लगाना, फोर्स। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव। बताया था नेगेटिव चार्ज पे उल्टा फोर्स लगता है, फील्ड तो उधर जा रही है, इसमें फोर्स का लगेगा इस साइड, तो यहाँ पे एक फोर्स लग गया एफ ई करके। अब एक बात बताओ, ये चार्ज है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू बताई थी क्यू टाइम्स ऑफ ई, ये फॉर्मूला होता है। बट फोर्स का फॉर्मूला तो ये भी होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो इसकी वजह से ये चीज़ नॉन ज़ीरो आएगी, है ना कुछ वैल्यू होगी इसकी। तो इसकी वजह से ये भी तो क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू 0 है। बट ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, और यहाँ तुम चार्ज को क्या करवा रहे हो, मूव। एक्सेलरेशन तो बिना मूव किए होगा नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, तुमने एज्यूम ही गलत किया। एज्यूम गलत किया मतलब फील्ड अंदर 0 नहीं मान के चल रहे तुम, एक्चुअल में तो 0 है, हम मान के चल रहे नहीं है। तो रिजल्ट भी क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट भी क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, बट एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो गलत मान के चले, गलत प्रूफ किया। कौन सा मेथड कहते हैं इसको, बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो फिर ये चीज़ अगर गलत है तो इससे उल्टी सही होगी। उल्टी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसके अंदर कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ना दो डेरिवेशंस है, एक एक्सियल वाली एक इक्वेटोरियल वाली। दोनों में से कोई एक पेपर में आ जाती है, ठीक है, मोस्टली टाइम्स इंपॉर्टेंट बहुत है। तो देखो टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, पहले समझो डायपोल होता क्या। एक चार्ज लिया माइनस क्यू, एक चार्ज लिया प्लस क्यू, दोनों को किसी डिस्टेंस पे रख दिया, स्मॉल डिस्टेंस पे। चार्ज दोनों का सेम है वैल्यू वाइज, बट एक नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेचर अलग है मतलब। तो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन मिले कि चार्ज की वैल्यू बराबर है बट नेचर क्या हो, उल्टा, और उसको किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखा हो। देखो डिस्टेंस को हम कैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये सेंटर हो गया दोनों का। ये एक चार्ज यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, मान लो एल डिस्टेंस पे, ये चार्ज भी कितने पे है, एल। टोटल कितना डिस्टेंस हो गया दोनों का, 12। तो इस चीज़ को एक तो हम क्या बोल रहे हैं, डायपोल। तो इस डायपोल के लिए ना फॉर्मूला में एक चीज़ लिखेंगे, उसको बोलेंगे डायपोल मोमेंट, पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये भी वेक्टर होता है। तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, जो भी चार्ज लिया है तुमने, देखो चार्ज की वैल्यू तो बराबर ही आएगी ना, नेचर अलग है, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। उसको उससे क्या कर दो, जो भी उनके बीच में डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चार्ज देखो कितना है, क्यों पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे। एक नोट लिख लेना यहाँ पे, हर जगह काम आएगा ये, कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, उसके फॉर्मूला में कभी भी हम साइन यूज़ नहीं करते। ठीक है, साइन यूज़ नहीं होता। तो उसका साइन कहाँ यूज़ होता है, वेक्टर की हम डायरेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्शन ही साइन का काम कर देती है। ठीक है, हमें अलग से अगर जैसे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लगाने की लोड नहीं है फॉर्मूला में। ठीक है, उसकी डायरेक्शन अलग से दिख जाएगी बस, ये ध्यान रखना। बहुत जगह यूज़ आएगी ये टर्म, ये रूल बहुत जगह यूज़ होने वाले। अब देखो चार्ज फिर क्यों हो गया, वैल्यू तो दोनों की बराबर है। दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, एल ई हो गया, एल ई हो गया, टोटल कितना हो गया, 12। ठीक है, तो ये मेरा किसका फॉर्मूला आ गया, पी का। पी को बोलते क्या, इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बताता क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है ना, वो कितना ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो डायपोल मोमेंट बताता है। अच्छा, इसमें मैंने लिखा है ये वेक्टर है, डायरेक्शन भी होगी इसका मतलब, तो डायरेक्शन फिक्स है इसकी। डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, फिक्स है हमेशा। तो अगर इसमें मेरे को दिखाना हो कि पी वेक्टर कहाँ जा रहा है, तो मैं क्या बनाऊंगा, माइनस से प्लस की तरफ। ये है डायपोल मूवमेंट। ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। समझ आया डायपोल क्या होता है। अब इस डायपोल की दो डेरिवेशंस है। ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डेरिवेशन, बट डायपोल की वजह से निकालनी है। तो देखो फर्स्ट डेरिवेशन क्या है मेरी, मुझे फाइंड आउट क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से फाइंड आउट करनी है, ड्यू टू डायपोल। ठीक है, भाई एक डायपोल रखा हुआ है, डायपोल में क्या है एक्चुअल में, चार्ज ही तो है, और चार्ज की वजह से क्या बनती है, फील्ड बनती है, वही निकालनी है। ये जो है फर्स्ट डेरिवेशन, वो फील्ड कहाँ निकालनी है, एट एक्सियल लोकेशन। ठीक है, या एक्सियल पॉइंट कह लो। एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है, देखो डायग्राम में एक्सियल पॉइंट देखो कैसा होगा। ये मैंने बना दिया यहाँ पे माइनस चार्ज। ठीक है, थोड़ी दूर मैंने बना दिया एक पॉजिटिव चार्ज, और ये किसी डिस्टेंस पे है, मतलब ये क्या क्रिएट हो गया, डायपोल। ये है डायपोल का सेंटर। ये लेंथ कितनी होगी, एल। ये लेंथ कितनी होगी, ये भी एल होएगी। ठीक है, तो देखो एक्सियल लाइन होती है जो इसमें से कट करके जा रही हो इसको। ठीक है, ये डॉटेड लाइन ये जो है ये पूरी कट करके इसको जा रही है, ये एक्सियल लाइन है। तो एक्सियल लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट मान लो, वो हो जाएगा मेरा एक्सियल पॉइंट, और उस पॉइंट पे तुम क्या निकाल लो,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। मैंने मान लिया ये रहा मेरा पॉइंट, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन है तो एज इट इज़ फॉलो करना। मैंने राइट साइड मानना है पॉजिटिव चार्ज के, तो तुम भी राइट साइड बना के आना। लेफ्ट से भी आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है पेपर में थोड़ा टाइम बचाना है इस चीज़ को लेके, तो तुम्हें जैसे कराई जा रही है वैसे ही लिख के आना, ठीक है। ये चार्ज मेरा फर्स्ट है, ये चार्ज मेरा सेकंड है मान लो, ठीक है। तो देखो ये चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव की फील्ड कहाँ होती है, उससे दूर, और नेगेटिव वाली उसकी तरफ बनाती है। तो पॉजिटिव से दूर डायरेक्शन यहाँ पे तो क्या बनती है, ये बनती है, ठीक है। इसका नाम क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। और ऐसे ही वन वाला भी बना रहा होगा, वन वाला कहेगा मेरी तरफ आएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे मैंने क्या बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चार्ज की, नाम दे दिया इसको ई ड्यू टू 1, ठीक है। ये किस पॉइंट पे निकाल लिया, पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, ठीक है। ए पॉइंट पे मैंने दोनों की फील्ड निकाल ली। अच्छा एक चीज़ और क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनना इसको। मैंने यहाँ पे एक डिस्टेंस माना है, वो डिस्टेंस क्या है, ये जो ओ पॉइंट है, ओ क्या है, सेंटर ऑफ डायपोल। वहाँ से जहाँ पे मेरे को आंसर चाहिए, ए पे चाहिए ना आंसर, इसका जो डिस्टेंस होगा उसको मैं मान रहा हूँ एक्स। बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। एक्स कौन सा डिस्टेंस है, एक्स वो डिस्टेंस है जो ओ और ए पॉइंट के बीच के है, ध्यान रखना। सेंटर ऑफ डायपोल और जहाँ पे तुम्हें आंसर चाहिए उनके बीच का डिस्टेंस है एक्स। इसी से सारे आंसर निकलेंगे। अब तो सिंपल है, ए पॉइंट पे यहाँ पे कितने वेक्टर है, 2, E2 और E1। वेक्टर जब अपोजिट हो माइनस होते हैं, सेम डायरेक्शन हो ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। मैं कहूँगा ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, E2 को E1 में से माइनस कर दो। 2 1 में से क्यों माइनस हो रहा है, 1 2 में से क्यों नहीं हो रहा, दोनों में से ए पॉइंट के पास कौन सा चार्ज है, सेकंड वाला ज़्यादा क्लोज है ए के, फर्स्ट वाला दूर है, तो ए वाले का 2 चार्ज से डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस कम है, ये जो डिस्टेंस है ये कंपैरेटिवली कम है। जो कम डिस्टेंस पे है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है। बताना जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ई और आर कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली, वही है जो पास उसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। इसलिए बड़े को स्मॉल में से माइनस कर रहे हैं। अब यही फॉर्मूला यहाँ लगा दो। E2 में क्या लिखोगे, के, सेकंड पे चार्ज क्यू है, सेकंड चार्ज का ए से कितना डिस्टेंस है, यही ये हाईलाइट जो कर रखे हैं। कैसे निकाल लोगे ये, देखो जो ऊपर मैंने ये डिस्टेंस लिखवाया था तुम्हें एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, ओ से ए तक का, ये कंप्लीट डिस्टेंस। और इसमें से तुम कह रहे हो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या करो इस पूरे डिस्टेंस में से ये एल वाला डिस्टेंस हटा दो, ये बचा हुआ आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, एक्स माइनस एल। और दूसरे चार्ज का भी बता दो साथ साथ, यहाँ से लेके ए तक का, ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एल, है ना। एक्स ये डिस्टेंस हो गया और इसमें ये डिस्टेंस एल और ऐड कर दोगे तो एक्स प्लस एल हो जाएगा। अब तो सिंपल है, एक का डिस्टेंस आ गया, सेकंड का, फर्स्ट का भी आ गया, फॉर्मूला में रख दो। E2 का डिस्टेंस आया मेरा एक्स माइनस एल, है ना। इसका क्या करना है, स्क्वायर माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस एल का स्क्वायर। अभी एक चीज़ बताई थी, वेक्टर्स के अंदर चार्ज का साइन नहीं लगता। अब जैसे कहोगे 1 पे तो कैसा चार्ज था, माइनस क्यू, बढ़िया, क्यू के आगे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसको हमने डायरेक्शन से देख लिया। E2 और E1 की डायरेक्शन अपोजिट की वाई है कि एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने सॉर्ट आउट कर लिया, तो उसको फार्मूला में फर्दर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या करोगे, अब एलसीएम लोगे, कैसे आएगा, के क्यू कॉमन है, क्या बचेगा, 1 बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करो, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का
होल स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस फिर बचेगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। बेस में देखो क्या आ रहा है, एक्स माइनस एल भी है, एक्स प्लस एल भी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी नहीं हो गया, ये स्क्वायर को हम कॉमन लिख देंगे। तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसकी प्रॉपर्टी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और इन दोनों का बाहर का एक कॉमन स्क्वायर। ऊपर देखो क्या होगा, ऊपर क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर, ओपन कर दो इसको, एल स्क्वायर प्लस 2xl, फिर माइनस, जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे सबके साथ साइन चेंज होते रहेंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसको, एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, एल स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और 2xl पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये टर्म इनसे कैंसिल हो जाएंगी, 2xl क्या हो जाएगा, ऐड 4xl बन जाएगा, तो के क्यू इंटू 4xl आ गया मेरा। और बेस में क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ तक आ गया। अब आएगी एक एजम्पशन। एजम्पशन क्या है, सीधी सी एजम्पशन है कि जो एक्स डिस्टेंस बताया था वो ओ से ए का गैप था, ठीक है, जहाँ पे मेरे को फील्ड का आंसर चाहिए, वो डिस्टेंस होता है बहुत बड़ा, और एक एल डिस्टेंस है। एल डिस्टेंस क्या है, डायपोल का हाफ डिस्टेंस है ना। तो जो एक्स डिस्टेंस होता है जहाँ पे मेरे को आंसर ये होता है बहुत बड़ा होता है एल से, ठीक है, डायपोल तो छोटा सा होता है, एल की लेंथ बहुत कम होती है। फॉर्मूला में एल का क्या लिखा हुआ है, स्केयर, जो टर्म ऑलरेडी स्मॉल है उसका अगर स्केयर करो वो और स्मॉल रहती है, तो स्मॉल करते करते वो जीरो हो जाएगी। एल मान लो 0.1 होता, उसका स्केयर करो कितना आएगा, 0.01, तो और छोटी होगी वैल्यू, ठीक है। तो स्केयर करने पे किसी स्मॉल वैल्यू का क्या होता है, और स्मॉल आंसर आता है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल के लिए था बस। तो हम क्या करेंगे, जहाँ एल स्केयर दिखेगा वहाँ जीरो कर देंगे, ए की जगह एल स्केयर जीरो कर दो इसको, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू, इस 4 को मैं 2 × 2 लिख रहा हूँ, है ना, आएगा तो 4 ही, उसका रीज़न एक अभी समझ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर, एल स्केयर तो क्या हो जाएगा यहाँ से जीरो, उसका बाहर स्केयर बचा हुआ है, ठीक है, तो इसके बाहर क्या है, स्केयर। अब देखो ये 2 क्यू और ये एल किसका फॉर्मूला होता था, 2QL पढ़ा था, पी का फॉर्मूला, तो इन तीनों की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, पी लिख देता हूँ, तो क्या बचेगा 2KP एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 है नीचे, तो पावर क्या बच जाएगी क्यूब में, तो आंसर क्या आ जाएगा 2KP बाय एक्स का क्यूब। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है ये, एक्सियल लाइन पे क्या आंसर आता है, तो क्या आता है, ये एट एक्सियल। टू के पी बाई एक्स क्यूब, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म भी यही आएगी, जिधर इसकी डायरेक्शन उधर ही पी की डायरेक्शन, पी की तो बताई थी ना, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो एक बार देख लो, ये इसका डायग्राम था, नेगेटिव किधर है चार्ज, ये रखा लेफ्ट में, पॉजिटिव राइट में, ठीक है, तो जो पी की डायरेक्शन होगी वो इधर जाएगी, ठीक है, जो पी की डायरेक्शन वो कहाँ जाएगी, लेफ्ट टू राइट। ई की डायरेक्शन देखो, दो थे ना, E2 और E1, दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी थी, E2 की, तो फाइनल आंसर इस तरफ जाएगा, तो फाइनल आंसर जो ई नेट है वो भी कहाँ जा रहा है, इस तरफ, सेम नहीं है डायरेक्शन, इसलिए वेक्टर वाइज भी क्या आएंगे, दोनों सेम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन देखो, सेकेंड डेरिवेशन जो है वो इक्वेटोरियल वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट इक्वेटोरियल पॉइंट,
वही डायपोल की वजह से अभी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनस क्यू प्लस क्यू कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, 2L डिस्टेंस पे। एल इधर हो गया, एल इधर हो गया, डायपोल बन गया। इक्वेटोरियल लाइन होती है परपेंडिकुलर वाली, ये वाली, ठीक है, वो एक्सिस से पास नहीं करती, वो परपेंडिकुलर आती है। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। हाफ हाफ भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। तो ये मान लिया ये है मेरा पॉइंट ए, यहाँ मेरे को आंसर चाहिए। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है फर्स्ट मान लो इसको, और ये जो पॉजिटिव है सेकंड, इनको ऐसा करते हैं ज्वाइन करा देते हैं, क्योंकि इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आर मान लो इसको, सिमेट्रिकली ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। एक्स कौन सा डिस्टेंस होता था, ओ से ए का डिस्टेंस, तो ये बीच वाला डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स की, ओ से ए का। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। और मुझे ये बताओ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, माइनस अट्रैक्ट करते हैं तो फील्ड इसकी तरफ होएगी, नाम क्या आएगा इसका, ई ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। पॉजिटिव वाले से फील्ड दूर बनती है तो इसका नाम क्या आएगा, ई ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, तो मेरे पास ए पॉइंट पे दो फील्ड आ गई है, एक फील्ड आई है मेरी E2, एक फील्ड आ गई है मेरी E1। ऐसा करते हैं यहाँ पे एक पैरेलल सी लाइन डाल देते हैं, ठीक है, जो नीचे वाले के बिल्कुल पैरेलल है। देखो सिमेट्री की वजह से यहाँ एंगल मान लो थीटा बन रहा है, ये एंगल भी थीटा होगा। सिमेट्री की वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये एंगल भी कितने कितने के बनेंगे, थीटा थीटा के। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे थीटा, यहाँ क्या लिखोगे थीटा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे आती है, कोई भी वेक्टर एंगल पे आता है तो कंपोनेंट करने पड़ते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट क्या होंगे, एक इधर कंपोनेंट बनेगा, एक इधर बनेगा। ठीक है, इसका नाम आएगा E2। एंगल के साथ इधर जो कंपोनेंट होगा वो कॉस वाला बनता है, जो एंगल की तरफ बनता है, और जो एंगल की तरफ नहीं बनता वो कौन सा होता है, साइन थीटा। तो इधर आएगा E2 साइन थीटा, इधर आएगा E2 कॉस थीटा। सेम नीचे वाले का एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक इधर बनेगा, तो इधर बनेगा वो आएगा कॉस वाला, E1 कॉस थीटा। जो नीचे आएगा वो क्या आएगा, E1 साइन थीटा। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए E2 और E1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो पहले E2 और E1 की वैल्यू लिख लेते हैं। फॉर्मूला के सेकंड पे और फर्स्ट पे चार्ज तो बराबर ही है, अपोजिट है बस, तो क्यों। अब देखो ये जो सेकंड चार्ज है और जो ए पॉइंट है, ये दोनों कितने डिस्टेंस पे लिए हुए तुमने, आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो डिवाइड में क्या लिखोगे, आर का स्क्वायर। E1 बताओ, वही के चार्ज क्या हुआ है, ये भी तो कितने डिस्टेंस पे, सिमेट्री की वजह से आर डिस्टेंस पे, तो इनमें भी क्या लिखोगे, आर का स्क्वायर। बराबर नहीं आ गई, तो इनको E1 E2 की बजाय हम एक नाम दे देते हैं E। ठीक है, 1 और 2 को हटा के हम खाली लिख लेंगे E। तो देखो ये जो डायग्राम बनाया हमने कंपोनेंट वाला, इसमें अपोजिट वेक्टर माइनस होंगे, सेम वाले ऐड हो जाएंगे। E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा अपोजिट है, साइन थीटा वैसे ही बराबर है दोनों का, E1 E2 वैसे हमने क्या कर लिया बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों कंपोनेंट कैंसिल, और ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन वाले क्या होते हैं, ऐड। जो ई नेट आ रहा है हमारा, ई नेट कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ, सेम वैल्यू को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगी, ई कॉस थीटा। ठीक है, अब तो सिंपल क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है ई की और कॉस थीटा की। ई की वैल्यू कितनी आई हुई है अपनी, के क्या हुआ है, आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर ट्रायंगल से देख लो, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, कॉस थीटा कितना आएगा इसमें, बेस इसका ये है एल, और परपेंडिकुलर आर है तो एल बाई आर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, कॉस थीटा आ रहा है अपना एल बाई आर। ठीक है, अब इसमें देखो आर का क्यूब हो गया,
आर है क्या? पाइथागोरस से देखो आर है क्या? आर है ये वाला डिस्टेंस, है ना? ये कैसे आएगा? ये जो बीच वाली लाइन है डॉटेड, ये एक्स डिस्टेंस है, ये एल डिस्टेंस है, तो पाइथागोरस से आर क्या आएगा? रूट एक्स स्क्र प्लस एल स्क्र। रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 k³ और नीचे आर का क्यूब है। आर की जगह मेरे को लिखना है एक्स स्क्र प्लस एल स्क्र, रूट की जगह मैं लिख रहा हूँ पावर 1/2, ठीक है? और यहाँ से पावर 3 होनी चाहिए थी, क्यूब होना चाहिए था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। फिर वही चीज़ 2 भी है, क्यू भी है, एल भी है, तीनों की जगह क्या लिख दोगे, पी डायपोल मोमेंट। और एजम्पशन क्या थी पिछले वाले में, एल स्क्र टर्म 0 हो जाती है, तो वो 0 करते ही क्या पावर बचेगी, एक्स स्क्र की पावर, ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया मेरा kp/x का क्यूब, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लोकेशन पे कितनी आती है, kp/x का क्यूब, ठीक है? वेक्टर फॉर्म भी देख लो इसकी, मतलब वेक्टर वाइज वैल्यू तो वही रहेगी, kp/x क्यूब। पी और ई की डायरेक्शन देख लो एक बार डायग्राम में, पी तो फिक्स है, कहाँ से होता है, माइनस है प्लस, माइनस लेफ्ट में रखा है प्लस राइट में, यानी पी इधर आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के तुमने कंपोनेंट करे थे, ऊपर नीचे वाले तो कैंसिल हो गए थे, ओवरऑल जो कंपोनेंट आ रहा है वो लेफ्ट साइड आ रहा है, यानी तुम्हारी जो फाइनल फील्ड होगी नेट फील्ड वो इस तरफ आ रही है, ई नेट। डायरेक्शन वाइज ये दोनों क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है तो साइन क्या आएगा, माइनस का, ठीक है? तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ माइनस हो रहा रहता है, वैसे तो बराबर है बट वेक्टर वाइज एक माइनस लगाना पड़ेगा अगर बराबर करना है तो। ये दो डेरिवेशन है, दोनों में से कोई एक आ सकती है पेपर में। अच्छा, इसके बाद देखो हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है टॉर्क, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इसकी भी डेरिवेशन रिपीटेडली आती है इजी, छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी डेरिवेशन, ध्यान से समझना। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क वैसे तो रोटेशनल इफेक्ट को कहते हैं, ये रोटेशनल इफेक्ट कहाँ आएगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डायपोल को रख दूँ, पिछले वाले में भी यही किया था, पिछले वाले में थोड़ा सा फर्क था, तो एक बार डायग्राम देखो इसका, ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना? सारी फील्ड यहाँ जा रही है, इसके बीच में मैंने दो चार्ज रख दिए, कहने का मतलब डायपोल रख दिया, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और क्या होता है डायपोल में, सेंटर पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस एल आता है, ये डिस्टेंस भी एल आता है, तो ये रख दिया मैंने, ठीक है? डायपोल। अब क्या होगा, ये डायपोल को मैंने एंगल पे रखा है, एंगल मान लो कितना बनता है, यहाँ से थीटा बन रहा है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा, इस सीट में ना रोटेशनल इफेक्ट आएगा, ये डायपोल घूमने लग जाएगा। कैसे, मैंने बताया वो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, इसमें कोई भी चार्ज रखो उस पर क्या अप्लाई करना, फोर्स। हमने तो दो चार्ज रख दिए डायपोल की वजह से, तो दोनों पे क्या अप्लाई हो जाएगा, फोर्स अप्लाई होगा। फील्ड राइट साइड जा रही है तो फोर्स भी कहाँ लगना चाहिए, राइट साइड। ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज है तो भाई ऐसे लगना चाहिए फोर्स से, इस पर वैल्यू भी बता दो, क्यू टाइम्स ऑफ ई, है ना? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो दूसरा चार्ज है नीचे वाला वो माइनस क्यू है, माइनस बताया था, उल्टी फाइल फोर्स लगेगा इस पर, फॉर्मूला वही रहेगा, एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई, साइन नहीं लिखते फार्मूला में, सिर्फ हमने डायरेक्शन को उल्टा कर दिया। अब एक चीज़ देखो, ये ऐसे रखा हुआ है, ये फोर्स इधर खींच रहा है इसको, ये फोर्स पीछे खींच रहा है, तो ऐसे घूमने नहीं लग जाएगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो आ गया ना रोटेशनल इफेक्ट, इसकी वजह से क्या होएगा, ये घूम जाएगा, ठीक है?
तो घूमेगा मतलब टॉर्क आएगा। मुझे ये बताओ, ये किस डायरेक्शन में घुमा रहा है इसको? क्लॉकवाइज। ये किस डायरेक्शन में घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम आ रही है। यानी टॉर्क जो आएगा दोनों का अलग अलग, उनकी डायरेक्शन सेम आएगी, यानी वो ऐड हो जाएंगी। और अगर एक क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, डायरेक्शन अपोजिट आती, तो सब्ट्रैक्ट हो जाते। मैं क्या लिखूँगा? नेट टॉर्क कैसे आएगा? टॉर्क फर्स्ट वाला, टॉर्क सेकंड वाला, क्या कर दो? सीधा सीधा ऐड कर दो। क्यों सीधा सीधा ऐड? क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब फार्मूला बता दो। टॉर्क का जनरल फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, या क्रॉस हटाते तो क्या लिखते हो? आर एफ साइन थीटा। यहाँ पे भी देख लो, इस एंगल को हमने मान लिया कितना है ये एंगल? थीटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? आर यही रेडियस हो जाएगी, जैसे ये सर्कल अगर बने तो रेडियस इसकी एल के बराबर हो जाएगी, तो आर की जगह मैं क्या लिखूंगा? एल। फोर्स इस पे कितना लग रहा है? एफ। एफ की वैल्यू मैंने कितनी निकाल लिया? क्यू टाइम्स ऑफ ई। ठीक है, और साथ में क्या लिखना है इनके? साइन थीटा। दूसरी वैल्यू भी बराबर आएगी, नीचे वाले के लिए भी रेडियस एल के बराबर है, फोर्स भी सेम है, तो उसमें भी क्या लिखोगे? एल क्यू ई साइन थीटा। सेम सेम चीज़ें ऐड करोगे, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2QL ई साइन थीटा। क्या होता है 2QL? डायपोल मूवमेंट P। तो क्या आ गया आंसर? PE साइन थीटा। और ये PE साइन थीटा जो आंसर आ रहा है वो किसका फॉर्मूला आ रहा है? टॉर्क का। ठीक है, इतनी सीधी डेरिवेशन। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से? PE साइन थीटा। अच्छा, P वेक्टर होता है, E वेक्टर होता है, दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके उसके साथ साइन थीटा लिखो, तो कौन सा प्रोडक्ट होता है वो? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P क्रॉस E। ऐसे लिख सकते हैं इसको, E क्रॉस P। ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्डर वाइज चलता है, P पहले ही आएगा, E को बाद में ही लिखना है, उल्टा नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो याद रखना P क्रॉस E होता है, या PE साइन थीटा। इसके बाद देखो, इसके कुछ स्पेशल केस आ जाते हैं। स्पेशल केस क्या आएंगे? स्पेशल केस कुछ नहीं होते, अपना जो फॉर्मूला आ गया है उस पर कुछ वैल्यूज रखते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस थीटा 0 रख दो, सेकंड स्पेशल केस थीटा 90 रख दो, थर्ड स्पेशल केस थीटा की वैल्यू 180 रख दो। 0 रखने पे साइन थीटा कितना हो जाएगा? 0। टॉर्क भी कितना आएगा? 0। 90 रखने पे साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा PE, मैक्सिमम आएगा आंसर। ठीक है, और 180 रखने पे फिर से साइन 180 क्या कर देगा आंसर को? 0। तो दो केस ऐसे हैं जिसमें टॉर्क का आंसर 0 आ रहा है, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। ठीक है, तो इन दो केसेस को हम फर्दर डिस्कस करते हैं, इन दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है कोई चीज़ पे नेट फोर्स 0 लग रहा हो, या नेट कोई भी चीज़ 0 आ रही हो, चाहे फोर्स लगा लो चाहे टॉर्क लगा लो, 0 आना चाहिए टोटल। अब देखो यहाँ दो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, और प्लस क्यू पहले, माइनस क्यू बाद में। देखो ये रखा हुआ है ऐसे, कितने एंगल पे रखा हुआ है? टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा हमने, PE साइन थीटा। तो थीटा जो एंगल होता है वो इनके बीच में है, P और E के बीच में होता है। P कहाँ आएगा इसका? डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ, इस साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही लगा रखी है मैंने दोनों केस के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या आ रही है? सेम। कितना एंगल बनता है? 0 डिग्री। ठीक है, नीचे वाले में
इसको उल्टा रखा हुआ है, उल्टा रखा हुआ मतलब पी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है। कितना एंगल बनता है? 180। तो ये दो केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाला केस है जीरो वाला, इसको तुम अगर हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दोगे ना, मान लो हल्का सा डिस्टर्ब करके टीढ़ा कर दिया इसको, तो क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव वाला चार्ज है, यहाँ नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाले पे इधर फोर्स लग जाएगा, नेगेटिव वाले पे इधर, दोनों खींच के इसको वापस कहाँ ले आएंगे? जहाँ पे पहले से था डिस्टर्ब करने से। तो जब डिस्टर्ब करने के बाद भी लोकेशन वही आ जाए जो डिस्टर्ब करने से पहले थी, उसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों बोलते हैं स्टेबल? क्योंकि उस जगह पे वो स्टेबल था, अगर तुम उसको हल्का सा भी डिस्टर्ब करते हो वो वहीं पे आना चाहेगा जहाँ पे वो पहले था, क्योंकि वहाँ स्टेबल था वो। ठीक है। अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होगा कैसे? इसको डिस्टर्ब करो हल्का सा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इधर क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव वाले पे उल्टा फोर्स लगेगा, पॉजिटिव वाले पे सामने लगेगा, ये इसको घुमा के ना इधर ले आएगा और ये घुमा के इसको इधर ले जाएगा। क्या हो रहा है फिर इससे? नेगेटिव वाला चार्ज इधर आके बैठ जाएगा और पॉजिटिव वाला उधर चला जाएगा। लोकेशन चेंज नहीं होगी। पहले पॉजिटिव कहाँ पे था? लेफ्ट में, और थोड़ी देर बाद डिस्टर्ब करने के बाद लेफ्ट में नेगेटिव आ जाएगा। तो बिल्कुल उल्टा होगा, ये डायरेक्शन अपनी चेंज करेगा, लोकेशन चेंज करेगा। तो जब ऐसे चेंज हो जाती है मतलब वो चीज़ क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है। वो इक्विलिब्रियम कैसा आएगा? अनस्टेबल। न्यूमेरिकल में आएगा ये। स्टेबल पे कितना एंगल यूज़ होता है? थीटा 0 होता है, अनस्टेबल पे 180। तो ये याद रखना बस। स्टेबल मतलब थीटा 0, ठीक है, अनस्टेबल मतलब थीटा 180। ये था टॉर्क वाला टॉपिक। अच्छा देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है, कह लो लास्ट टॉपिक ही है इसका, ठीक है, फ्लक्स वाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं इस पर, बट इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि लास्ट में आएगा एक गॉस थ्योरम करके टॉपिक। पता है तुम्हें, उससे एक डेरिवेशन फिक्स आती है, 3 डेरिवेशन है उसके अंदर सिलेबस में अपने, तो कोई एक आएगी तो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला भी। फ्लक्स देखो सिंपल टर्म्स में अगर समझाऊँ, ये जा रही है फील्ड, 4 लाइनें बनाई है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, और ये कोई बॉडी है जिसमें से लाइन क्रॉस करके जा रही है ना, इसमें से क्रॉस करके निकल के जा रही है। मुझे ये बताओ 4 लाइनों में से कितनी लाइन क्रॉस करके जा रही है? सिर्फ इन 2 लाइनों ने क्रॉस किया, तो हम क्या कहेंगे इसका फ्लक्स कितना आ रहा है? 2। मतलब किसी भी बॉडी में से जितनी क्रॉस करके लाइंस जाएं उसको हम क्या बोल देते हैं? वो फ्लक्स का आंसर है, ठीक है, उसको फ्लक्स बोल देते हैं। तो अगर मैं इसके फार्मूला की बात करूं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई लिखेंगे। अच्छा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है कुछ, वो हम 5th चैप्टर में 4th चैप्टर में देखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो मैंने स्टेटमेंट एक्सप्लेन करी है तुम्हें, उसमें किस किस का यूज़ हुआ? एक तो ये लाइंस का, क्या बोलते हैं इनको? फील्ड लाइंस। और एक बात बताओ, अगर ये जो बॉडी बनाई है ये और बहुत बड़ी होती तो चारों लाइन पास करती इससे, मतलब इसका एरिया बड़ा होता तो फ्लक्स भी ज़्यादा होता। तो आंसर जो है फ्लक्स का ई पे को डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे। तो मैं क्या लिखूँगा, ये जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ये फॉर्मूला फ्लक्स का क्या है? ई डॉट ए। अच्छा, डॉट को हटाते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा आता है, ठीक है, तो ई ए कॉस थीटा, ये भी क्या है? फ्लक्स का ही फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। डॉट प्रोडक्ट का आंसर कैसी क्वांटिटी आता है? स्केलर, है ना, डॉट प्रोडक्ट की जगह इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट भी बता दो फ्लक्स की, ये यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो ओवरऑल यूनिट किसकी हो जाएगी? फ्लक्स की। कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। फॉर्मूला समझ आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये अब थोड़ा सा मीनिंग और समझो, जो वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, ये क्या चीज़ है? एक एग्जांपल और देखो।
इसमें ना ये आया एक तो ए वेक्टर, इसको हम बोल रहे हैं एरिया वेक्टर होता है। तो ध्यान से समझो पहले एरिया वेक्टर क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। एक हम ले रहे हैं 2D बॉडी, एक हम ले रहे हैं 3D बॉडी। 2D बॉडी के अंदर मान लो ये अपना सर्कल, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है। तो अब देखो, यहाँ मानने के बजाय इसको यहाँ मानने के बजाय इसको ऐसे मान लो, जैसे रखा हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये है इसका एरिया, सर्कल है। एरिया कितना आएगा, पाई आर के। हो गया एरिया वेक्टर। बट वेक्टर है, ये तो वैल्यू बताई है तुमने। वेक्टर की होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो कहाँ जाएगी एरिया वेक्टर की, हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस से कितने एंगल पे होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। अब देख लो, सरफेस ये है जिसको मैंने शेड किया है, इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो वाई एक्सिस है, जिसको काट के बाहर जा रही है। तो ये डायरेक्शन मेरी क्या हो जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये जो पाई आर स्क्वायर लिखा है, इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना तो साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एरिया वेक्टर यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। यानी जे कैप भी लिख सकते हो, माइनस जे कैप भी। 2D में, 2D शेप में दो डायरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। मोस्टली हम वो यूज़ करते हैं जिसमें पॉजिटिव आंसर है ना, नेगेटिव थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता हमें। 3D बॉडी कौन सी होती है, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह है ना। तो हम एक क्यूब बना लेते हैं। ये बन गया क्यूब। अब देखो इसके अंदर एरिया वेक्टर निकालना है। तो 3D बॉडी को ना हम हमेशा क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा इसका, इसको 2D पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब 2D पार्ट्स क्या होते हैं, क्यूब बहुत सारे स्क्वायर से बने, कितने स्क्वायर से, 6 है ना, 6 फेस होते हैं इसके। तो 6 स्क्वायर से बना हुआ है, तो 6 स्क्वायर इसके पार्ट्स हो जाएंगे। अब मान लो ये ऊपर वाला पार्ट है, फर्स्ट फर्स्ट शेड कर देते हैं उसको। इसका एरिया वेक्टर दिखाना है, एरिया तो निकल आएगा साइड इंटू साइड, है ना, स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड से आएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन याद कर लो, कैसी होगी, हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, हमेशा बाहर की तरफ होएगी। तो बना देते हैं, ये बन गई। इस फेस की बात कर लो, ये बन जाएगी। बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, 3D बॉडी के अंदर नहीं जाएगा वेक्टर, ठीक है, हमेशा एरिया वेक्टर उससे क्या रहेगा, बाहर, कोई भी फेस से निकाल लो। तो हमेशा ध्यान रखना ये कैसा रहेगा, रेडियली आउटवर्ड। 2D बॉडी में तो कर सकते हैं ना, ऊपर भी बना दिया नीचे भी बना दिया, इसमें लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, इसमें हमेशा बाहर की तरफ बनेगा बॉडी से, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक लास्ट पॉइंट इसमें और क्या बताना है, हम्म, हो गई। तो देखो, एक सेकंड, अच्छा देखो, कोई बॉडी है, ऐसा कुछ सर्कुलर शेप, डिस्क शेप लगा लो, और ये जा रही है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्रॉस करके इसको, और भी इनके बीच में बनाई नहीं है बस, ठीक है, इसको क्रॉस करके जा रही है। ये रखा हुआ है अपना 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। मुझे बताना फ्लक्स क्या होगा, सीधी सी बात है, ई लिखोगे, सर्कल का एरिया मैं ही बता रहा हूँ, ए आएगा, ठीक है, तो ए की जगह ए लिख दोगे, और कॉस में क्या लिख दोगे, 30 डिग्री, और ये आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है।
क्यों गलत हो गया भाई? एक चीज़ देखो, बताया था मैंने, फ्लक्स का फॉर्मूला ये जो होता है ई ए कॉस थीटा, ये जो एंगल है ना थीटा, वो इन दोनों के बीच का होता है एंगल, ई और ए के। ये जो तुमने 30 लिखा है इनके बीच में नहीं है एंगल। ई तो दिख रहा है सीधा सीधा। एरिया वेक्टर भी बताया 2D शेप का कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो सरफेस से परपेंडिकुलर तो ये डायरेक्शन बनती है, यहाँ से 90 बना रही हो जो। अब ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर, मतलब ये एंगल कितना होगा? 30 तो नहीं है ये, कितना है ये? 60 डिग्री है ये। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करें 60 डिग्री है? देखो ये छोटा सा एंगल दिख रहा है, इसमें 30 मेंशन है, 30 ही हो गया, 90 यहाँ बन रहा है, तो ये 60 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये 60 डिग्री आएगा। मतलब अगर तुम्हें एंगल देखना है तो वो किससे देखना? इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू सरफेस, इनके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस का मतलब ही होता है एरिया वेक्टर। तो ये ध्यान रखना है ऐसे न्यूमेरिकल्स जब आएंगे। अच्छा आप देखो, चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस लॉ। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। गॉस लॉ, देखो गॉस लॉ क्या है? अल्टरनेटिव अप्रोच है, या कोई इजी अप्रोच कह लो इसको। किस चीज़ की इजी अप्रोच? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। ठीक है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली आ जाती है, इजी अप्रोच है। मतलब देखो क्या होगा, जैसे ये कोई बॉडी आ गई तुम्हारे पास, चार्ज है इसके पास कुछ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? इसका फ्लक्स निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि इरेगुलर शेप है, पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा है इसके अंदर, पता ही नहीं कितने। इसको हमने बताया भी था पहले, कंटिन्यूस बॉडी बोलते हैं इसको, या कह लो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इस केस में हमें आती है प्रॉब्लम, हम इसका आंसर सीधे सीधे नहीं निकाल सकते फील्ड का। तो इसके लिए हम गॉस लॉ यूज़ कर लेते हैं, वो थोड़ा आसान तरीका देते हैं। सीधे सीधे क्यों नहीं निकाल सकते? एरिया निकाल सकते हो शेप का, फॉर्मूला पता है इस शेप के एरिया का? इरेगुलर शेप है, शेप ही समझ नहीं आ रही तो एरिया तो दूर की बात है ना? तो वही है, फिर प्रॉब्लम है, इसलिए हम गॉस लॉ यूज़ कर लेंगे। अल्टरनेटिव अप्रोच है, उसमें एरिया नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी? स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो फ्लक्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी बॉडी का, कोई भी शेप का, उसमें क्या करो, उसका आंसर कैसे निकालोगे? क्यू टाइम्स ऑफ 1/ε0। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है। क्यू के बारे में लिखा हुआ है इट शुड बी इनसाइड चार्ज। इनसाइड चार्ज मतलब चार्ज किसी के अंदर होगा, किस चीज़ के अंदर होगा? इनसाइड ऑफ व्हाट? गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस एक चीज़ है, एक सरफेस है, कह लो भी सिमेट्रिकल सरफेस है। ठीक है, सिमेट्रिकल 3D सरफेस है। तो उस सरफेस का नाम दे दिया गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस ने बोला। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर जितना चार्ज आएगा वो क्यू है। क्यू को हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, क्यू इनसाइड, क्यू इन लिख देते हैं इसको। तो इसने क्या बोला भाई, फ्लक्स का एक फॉर्मूला तुम पढ़ के आए हो, ई ए कॉस थीटा, उसमें एरिया निकालना पड़ता है, शेप अजीब भाई एरिया नहीं निकाल पाओगे, तो तुम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना वहाँ पे। गॉसियन सरफेस बना के उसके अंदर चार्ज देख लेना कितना आ रहा है, उसको किससे डिवाइड कर देना? एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा था ना परमिटिविटी, बस ये सीधा सीधा फॉर्मूला। ठीक है, ये गॉस लॉ है, ये स्टेटमेंट है गॉस लॉ की। अब यूज़ कैसे करना है, प्रूफ भी है इसका, पेपर में भी आता है प्रूफ। ठीक है, तो पहले मैं अभी प्रूफ करा रहा हूँ तुम्हें, प्रूफ देखो, फिर इसकी एप्लीकेशन है, उनमें से कोई एक पेपर में मिलेगी। प्रूफ भी आया हुआ है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ।
स्टेटमेंट लिख देना, प्रूफ देख लो। थ्योरी इनकी ना नोट से पढ़ लेना, प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह बना के भी लिख सकते हो। एक पॉइंट चार्ज मान लिया, ठीक है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बताई हुई है, ऐसे कितनी दूर तक जाती है, इन्फिनिटी तक, है ना, ये फील्ड जा रही है। अब बनाना है गॉसियन सरफेस। पहला स्टेप होता है गॉसियन सरफेस बनाना। गॉसियन सरफेस में लिखवाया सिमेट्रिकल 3D शेप होती है। तो सिमेट्रिक किसके सिमेट्रिक, इस चार्ज के। स्फीयर अगर बनाओ तो इसको हर साइड से बंद कर देगा, एनक्लोज कर लेगा, है ना, हर साइड से इसको कवर कर सकता है। तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बन गया, जीएस लिख रहा हूँ इसको शॉर्ट में, गॉसियन सरफेस। ये बन गया इस चार्ज के लिए। तो अब देखो फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स के हैं दो मेथड निकालने के। क्या मेथड है, दूसरा मेथड देखो गॉस लॉ ही है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहला मेथड यूज़ करेंगे, दूसरे मेथड का फॉर्मूला निकाल देंगे तो प्रूव हो जाएगा गॉस लॉ। पहला मेथड हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। डेरिवेशन करते टाइम हमेशा हम क्या करते हैं, स्मॉल चीज़ कंसिडर करते हैं, मतलब फ्लक्स भी स्मॉल आएगा और स्मॉल एरिया में से पास करेगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट वगैरह करके जो आंसर आता है वो जनरल आंसर आता है, इसलिए हम डिफ्रेंशिएशन से डेरिवेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये गॉसियन सरफेस बना रखा है डॉटेड। पूरा स्फीयर लेने के बजाय मैं इतना सा सेक्शन ले रहा हूँ उसका, इस सेक्शन को कट कर दिया। इस सेक्शन का एरिया वेक्टर बाहर जाएगा ऐसे, स्मॉल एरिया इसलिए डी ए बोल देंगे। फील्ड भी यहीं जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने एंगल है दोनों में, 0। तो क्या लिखोगे, ये टर्म तो हो जाएगी कॉस 0, कितना आ जाएगा ये 1। डी ए ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डिस्टेंस या रेडियस मान लो इसकी आर है, तो क्या लिखोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी डी फाई की। दोनों साइड क्या कर दो अपना इंटीग्रेशन, इधर आ जाएगा अपना टोटल फ्लक्स, इधर के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट, है ना, और क्या क्या कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका फिक्स है। डी ए का क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन करके, ए बन जाएगा, ठीक है, एरिया। अब क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो, किस किस की वैल्यूज। के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। किसका एरिया होता है, गॉसियन सरफेस का। स्फीयर है ना वो, तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, सर्कल नहीं है। और ये डिवाइड में ये वाला आर स्क्वायर भी रखा हुआ है, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, एक ये चार्ज रह गया, चार्ज यहाँ लिख देते हैं। तो क्या आ गया आंसर, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन गया अपना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू जो है चार्ज, वो अंदर वाला चार्ज ही है इस डॉटेड सरफेस के, इसलिए इसको क्यू इनसाइड बोल देते हैं। ये प्रूफ है। प्रूफ समझ आ गया, देख लेना ध्यान से, आता है पेपर में। और आते हैं एप्लीकेशंस में, ठीक है। एप्लीकेशंस है अपनी 3 गॉस लॉ की। एप्लीकेशंस में निकालना क्या है, हर एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फर्स्ट एप्लीकेशन देखो क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है, चार्ज वायर, ये गिवन होगी। तो एक वायर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो फाइंड आउट करना, ये तुम्हारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम समझ आया, मतलब हो गया आंसर। ये चार्ज वायर होगी, तो चार्ज पॉजिटिव मान के चलना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव ध्यान देना, डायरेक्शन का पंगा करेगा नेगेटिव। ये लेंथ कितनी है इसकी, लॉन्ग वायर है, मतलब ये इन्फिनिटी को जा रही है, ठीक है? तो पूरी तो बना नहीं पाएंगे, हमने कुछ पार्ट हाईलाइट कर दिया इसका। बन गया डायग्राम। पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, जो कैसा होता है, सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज। अब एक ऐसी चीज़ ढूंढो जो इस वायर को हर तरह से कवर करे 3D शेप में।
सिलेंडर, तो सिलेंडर बना लो। गॉसियन सरफेस को डॉटेड ही बनाना, ठीक है, क्योंकि बुक्स में दिया हुआ है डॉटेड सरफेस बनाया हुआ। ठीक है, ये मेरा गॉसियन सरफेस बन गया। तो इसकी डायमेंशन भी मेंशन कर दो। मान लो इस गॉसियन सरफेस की लेंथ हमने एल मान ली, रेडियस हमने आर मान ली। ठीक है, पहला स्टेप तो कंप्लीट। इसकी अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना दो। ये वाली पॉजिटिव इधर फील्ड जाएगी, ये पॉजिटिव इधर जाएगी फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नहीं, ऐसे बहुत सारी लाइन होंगी, हमने दो बना दी। अब देखो सेकंड स्टेप क्या होता है। जो फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, दो फ्लक्स के फॉर्मूले हैं, एक अपना गॉस लॉ में पड़ा है और एक अपना वो वाला एरिया वाला, दोनों लगा दो, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डेरिवेशन कर रहे हो तो फाई नहीं डी फाई लिखो, इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा देखो, ये जो शेप आई है, सिलेंडर है, 3D शेप है, तो 3D शेप का एरिया नहीं लेना। बताया था ना फ्लक्स में 3D बॉडी है तो उसको किस में डिवाइड कर लो, 2D बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सिलेंडर कितने पार्ट से बना हुआ है, एक ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल, और एक ही जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ये तीन सरफेस आएंगे इसके। ठीक है, तो तीन सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा, नेम दे देते। फर्स्ट सरफेस, ठीक है, नीचे वाला सर्कल सेकंड सरफेस और ये कर्व्ड सरफेस थर्ड। देखिए करके देखो, फर्स्ट वाला ऊपर सर्कल है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर सरफेस है, ये जाएगा, इसको बोलते हैं डी ए, स्मॉल एरिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह यहाँ जा रही है, कितना बन रहा है एंगल, 90। सेम नीचे वाला, उसका एरिया वेक्टर बाहर, बॉडी से बाहर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कितना एंगल बन रहा है, 90। दो सरफेस का तो 90 बन गया एंगल। कर्व्ड सरफेस या एरिया का मान लो ये लास्ट पॉइंट, ये वाला एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एंगल कितना बन रहा है, 0। तो अपने यहाँ पे इनको जब इंटीग्रेट करोगे तो तीन टर्म्स आएंगी, फ्लक्स जो आएगा वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट का फ्लक्स, सेकंड का फ्लक्स, थर्ड का फ्लक्स। फर्स्ट में सेकंड में कॉस कितना कितना आ रहा है, 90 90, तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0। रीज़न क्या लिखोगे, कॉस 90 बना रही थी, कॉस 90 से 0 होगी, क्या उतरी अपना बच जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया वेक्टर का यहाँ पे जैसे एरिया डी ए, इंटीग्रेशन करोगे तो ए बन जाएगा, और कॉस इसमें कितना चला था, 0, तो कॉस 0 इसमें कितना बना है, कॉस 0, वो कितना होता है 1, तो ई ए आ जाएगा हमारा आंसर टोटल फ्लक्स का। वैल्यू भी रख लेते हैं, ई की तो देखो वैल्यू निकाल ली है, एरिया बता दो, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई RL। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा फ्लक्स, इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फ्लक्स तो आ गया। अब फ्लक्स निकालेंगे गॉस लॉ से, ठीक है, और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। गॉस लॉ से अगर निकाले, गॉस लॉ तो बड़ा सिंपल सा आंसर बोलता है, क्या कहता है कि मेरा जो फ्लक्स आएगा वो कैसे आएगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक चीज़ समझो ध्यान से, एक नई चीज़ आ रही है, क्यू इनसाइड, ये जो डॉटेड सरफेस बनाया सिलेंडर, इसके अंदर कितना चार्ज है नहीं पता कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो टर्म आती है वहाँ पे आती है डेंसिटी वाली टर्म, डेंसिटी का सिंबल यहाँ पे लैम्डा लिया हमने। ठीक है, समझो इसको, ये डेंसिटी कौन सी होती है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब जो चार्ज डिवाइड है वो एक लाइन में डिवाइड है,
जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला वैसे इसका फॉर्मूला होता है, सिंबल लैम्डा हो गया। चार्ज डेंसिटी है, मास डेंसिटी तो नहीं है, देखो वैसे फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास तो है नहीं यहाँ पे, मास की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, चार्ज। तो मास टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, चार्ज। और 1D बॉडी है, वायर है, 1D का वॉल्यूम नहीं निकलता, वायर के पास होती है सिर्फ लेंथ, तो डिवाइड में वॉल्यूम की जगह क्या आएगा, लेंथ। तो यहाँ से क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू कह लो, क्यू इनसाइड कह लो, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एल, यूज़ करो यहाँ पे। तो गॉस लॉ से फ्लक्स का आंसर क्या आएगा, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है थी, सेकेंड इक्वेशन भी आ गई। अब दोनों इक्वेशन का आंसर तो फ्लक्स का ही है ना, तो बराबर होना चाहिए। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पिछले वाले का आंसर क्या आया है, ए इंटू 2πRL, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ई यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ई इंटू 2πRL किसके इक्वल होएगा, क्यों तो नहीं आया, क्यों की जगह क्या आया ऊपर आंसर हमारा, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल। ई का फॉर्मूला निकालना था, ई का फॉर्मूला क्या आ गया, लैम्डा बाय 2πR ई नॉट। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा फाइनल। ठीक है, अगर कई बार का ग्राफ भी पूछा जाता है, ग्राफ किस किस का पूछते हैं, ई वर्सेस आर का ग्राफ पूछते हैं, कैसे प्रोपोर्शनल है ई और आर, इनवर्सली, ये होगा सीधे सीधे ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट डेरिवेशन होगी। इसके बाद देखो सेकेंड डेरिवेशन, सेकेंड डेरिवेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, प्लेन शीट की डेरिवेशन आ गई अभी, मतलब शीट होती है 2D बॉडी, पिछले वाली 1D। ठीक है, तो ये भी है इम्पॉर्टेंट, इजी भी है, छोटी सी डेरिवेशन है। वही स्टेप करने इसमें, फ्लक्स पहले अपने फॉर्मूला से निकालो एरिया वाले, फिर गॉस लो, इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, शीट बना लेते हैं पहले, ये शीट, बट ये भी इनफाइनाइट है, यानी ये भी कहाँ तक जा रही है, ऐसे इन्फिनिटी तक, नीचे से भी। इसके लिए जो गॉसियन सरफेस आएगा वो आएगा मेरा सिलेंडर फिर से, बट ऐसे रखा हुआ। ठीक है, मतलब कैसे रख रहे हैं हम इसको, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जितने सेक्शन से क्रॉस करके जाएगा वो सिमेट्रिक डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, और कोई शेप इसके लिए बनती नहीं, जो सिमेट्रिकली इसको कवर करे। ठीक है, तो हमने सिलेंडर बना लिया। फिर वही, इसमें ना रेडियस मानने के बिना हम सीधा सीधा एरिया लिख रहे हैं, ये जो सर्कल है इसका एरिया हम ए मान के चलेंगे, ये भी कितना आएगा फिर, ए आ जाएगा। ठीक है, तो दो सरफेस बन गए, एरिया ए का, और अगर स्मॉल एरिया लिखना है तो डी ए इधर, डी ए इधर, डायरेक्शन इसके इधर, इसके इधर, है ना, सरफेस से परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर वालों की इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी इस तरफ जाएगी। तो देखो, ये मेरा फर्स्ट सरफेस, ये मेरा सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस मेरा क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस, उसका भी बना लो। इस पॉइंट को मान लो ये कर्व्ड सरफेस एरिया का पॉइंट है, तो इसका वेक्टर से बाहर जाएगा, और फील्ड इधर जा रही है, इसका एंगल 90 बन रहा है, इन दोनों का कितना कितना बन रहा है, 0 0 डिग्री। तो क्या लिखोगे, जो फ्लक्स आएगा टोटल वो कैसे आएगा, φ1 से, φ2 से, φ3 से, इसमें से φ3 मेरा इस बार क्या हो जाएगा, 0, ड्यू टू cos 90 वाला एंगल, cos 90 को 0 कर देगा। Q1 Q2 ऐड हो जाएंगे, निकाल लेते हैं।
Q1 Q2 नहीं सॉरी, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2। तो फाई 1 देखो कितना आएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E dA, फर्स्ट सरफेस का एंगल 0, सेकेंड सरफेस पे एंगल 0 आ रहा है तो cos 0 लिखेंगे, वैल्यू नहीं लिख रहा मैं, 1 होती है इस पे इंटीग्रेशन। सेम दूसरे का आंसर E dA बराबर नहीं है, और E बाहर आएगा, dA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा, तो EA और EA दो बार ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ये, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई मेरी फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन गॉस लॉ से आती है, ठीक है, तो गॉस लॉ यूज कर रहे हैं। गॉस लॉ क्या कहते हैं, फ्लक्स इक्वल टू इनसाइड चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। फिर वही पंगा, इनसाइड चार्ज तो है नहीं तो डेंसिटी लेंगे, 2D बॉडी है तो डेंसिटी पिछले वाली तो लगेगी नहीं, तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए जो डेंसिटी यूज होती है वो होती है सिग्मा। समझ लो इसका फार्मूला, सिग्मा का फार्मूला होता है, एक तो इसका नाम होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, 2D वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा भाई, ऊपर चार्ज, अब 2D बॉडी का हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, तो डिवाइड में बस एरिया आ जाता है इसके, इसकी हेल्प से क्यू इनसाइड कितना बन जाएगा अपना, क्यू इनसाइड आ जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए, है ना, यूज़ करो इसको यहाँ पे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, सेकेंड। अब क्या करोगे, 1 और 2 को इक्वेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई है, ये दोनों में कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने एरिया की वैल्यू नहीं रखी इसमें, है ना, नहीं तो वैल्यू रख सकते थे पाई आर स्क्वायर, कैंसिल ही होना तो क्यों रखे। ई क्या आ जाएगा सीधा सीधा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसमें कहीं पे भी डिस्टेंस आ रहा है जो फील्ड पे डिपेंड करता हो, कोई डिस्टेंस वाली टर्म नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम शीट। ठीक है, चाहे शीट से तुम x डिस्टेंस पे रहो चाहे 2x पे रहो, आंसर सेम आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन जो बचती है, चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है वो ना थियोरेटिकली, तो वो क्या बचती है, डेरिवेशन। वो डेरिवेशन आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल वाली डेरिवेशन आ जाती है, तो इसमें देखो क्या लिया होगा, एक स्फीयर लिया होगा, ठीक है, अब स्फीयर इसमें परफेक्ट नहीं बन रहा, शेप लेने में टाइम जाएगा तो देख लो, एडजस्ट कर लेना। स्फीयर आ गया, स्फीयर पे मेरा चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, सारी जगह क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, और ये है इसका सेंटर, रेडियस ये मान लो कितनी है, कैपिटल आर, एक्चुअल रेडियस को हम कैपिटल आर मान लो। अब देखो यहाँ ना दो केस बन सकते हैं, पहला तो ये कंडक्टर है, ठीक है, अब चाहे कंडक्टर होलो आए चाहे सॉलिड आए, होलो सॉलिड में क्या फ़र्क होता है, होलो मतलब अंदर से खाली है, सॉलिड मतलब अंदर से मटेरियल भरा हुआ है, दोनों केस में चार्ज को चाहे तुम सेंटर पे भी रख दोगे ना, वो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा सरफेस तक, आउटर सरफेस तक चला जाता है चार्ज। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है वो चार्ज को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, सरफेस पे, तो इसलिए सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सरफेस पे। ठीक है, इसलिए मैंने सारा चार्ज सरफेस पे बनाया, बाउंड्री पे। अब देखो यहाँ दो केस क्या बनेंगे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए
यहाँ तो हो सकता है वो इनसाइड पॉइंट, या हो सकता है वो आउटसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट यहाँ पे मैंने मान लिया x, और आउटसाइड पॉइंट मान लिया यहाँ पे मैंने y। तो इनसाइड पॉइंट पे x पे अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओगे जो x से पास कर रहा हूँ, और y पे जब बनाना होगा तो गॉसियन सरफेस ये बनेगा, y से पास करता हूँ, है ना, इस तरह से। तो अब ये दो केस सॉल्व करनी है। पहले हम कर लेते हैं इनसाइड के लिए सॉल्व, कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो इनसाइड के लिए गॉसियन सरफेस चलेगा, इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, इसमें ना देखो सिंपल सी चीज़ है, इनसाइड वाले में मेथड वही रहेगा, पहले अपना एरिया वाला फार्मूला लगाओ, फिर अपना गॉसला वाला फार्मूला लगाओ, इक्वेट कर दो। बट पहले मैं यहाँ लगा रहा हूँ गॉस लो इस बार। ठीक है, उसका रीज़न समझ आएगा अभी। क्या कहते हैं गॉस लो, क्यों साइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो गॉसियन सरफेस तुमने बनाया है अंदर वाला डॉटेड वाला, इसमें कोई चार्ज है? इस डॉटेड के अंदर कोई चार्ज है? नहीं है, चार्ज तो सारा इस सरफेस पे है। ठीक है, तो अगर सारा चार्ज इस सरफेस पे ही है तो इसके अंदर तो चार्ज आएगा नहीं, यानी क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी है, जीरो। फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो। और इसको जब इक्वेट करोगे इससे ई ए कॉस थीटा से, तो सीधी सीधी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ जाएगी, जीरो। तो इनसाइड फील्ड नहीं होती, ये पहले भी बताया था मैंने प्रॉपर्टीज में। इनसाइड कंडक्टर फील्ड कितनी होती है, जीरो। इनसाइड समझ आ गया। इनसाइड को कई बार ऐसे लिखा हुआ आता है आर, कैपिटल आर, और जिसमें कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनसाइड। लिखा नहीं आएगा इनसाइड, ये लिखा होगा आर इज लेस देन आर। आउटसाइड वाला देख लो बस एक। आउटसाइड वाले केस के लिए देखो क्या आएगा, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर लिखा होगा, है ना। तो क्या होगा वहाँ पे, ये अपना मेन जिस पे चार्ज है, ठीक है, और गॉसियन सरफेस का बन रहा है ऐसे स्मॉल आर रेडियस है, और ये कितना है, ये कैपिटल आर रेडियस है। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे। पहले अपना फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फ्लक्स वाला, ई डी ए कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लो इस सेक्शन को कट कर रहे हैं, ये पूरे स्फीयर को नहीं ले रहे, इतने से एयर ले रहे, इसका एरिया क्या हो जाएगा, डी ए। और फील्ड इसमें देखो सारी की सारी बाहर निकलेगी, तो मैं सारी फील्ड बनाने के लिए सिर्फ ये बना रहा हूँ। भाई यहाँ पे देखोगे तो फील्ड इधर आएगी, कितने एंगल पे, जीरो। तो सीधी सीधी बात है, इसका आंसर आ जाएगा ई और ए, इंटीग्रेट करके कॉस जीरो बन हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, ध्यान से सुन लो, ये जो एरिया है वो किसका एरिया है, स्फीयर यहाँ पे दो दो है, एक एक्चुअल जो कंडक्टर है, एक जो मेरा गॉसियन सरफेस है। तो जब ये फर्स्ट फार्मूला लगाते हो ना, ये फार्मूले वाला, तो इसमें जो ये यूज़ होता है एरिया, वो किसका यूज़ होता है, गॉसियन सरफेस का। एरिया किसका होना चाहिए, गॉसियन सरफेस। तो क्या लिखोगे, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई, गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना कि इसमें जो एरिया होता है वो गॉसियन सरफेस का यूज़ होता है। आगे इक्वेशन 1, आगे तो पता ही है इक्वेशन 2 कहाँ से आएगी, गॉस लॉ लगा के। गॉस लॉ क्या कहते हैं, फ्लक्स होता है मेरा इनसाइड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बट वही बात है, इनसाइड चार्ज है नहीं, तो हमें क्या दी होगी, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वो सिग्मा दी होगी, सिग्मा का फॉर्मूला बताया था, क्यू इनसाइड बाय एरिया। तो क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस एरिया की भी वैल्यू रख दो, ये ध्यान से समझना, ये एरिया अब गॉसियन सरफेस नहीं है, ये एरिया वो है जिस पे चार्ज एक्चुअल में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन विच चार्जेस एक्चुअली प्रेजेंट। ठीक है,
देखो जरा डायग्राम में, चार तो अंदर वाले पे है ना, इस पे अंदर वाले की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो एरिया किसका आएगा, आएगा वही 4/r²। बट इसमें क्या आएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना था। बाकी तो क्या है, दोनों इक्वेशन को अब थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेट करने के टाइम क्या लिखोगे, एक ये जो वैल्यू आ रही है सिग्मा इंटू 4/r² और ई नोट किसके बराबर आ जाएगी, जो ऊपर फॉर्मूला आया, ऊपर क्या आया हुआ है, ई इंटू 4/r²। क्या लिखोगे यहाँ पे, ई इंटू 4/r²। 4 पाई कैंसिल, ई का आंसर कितना आ गया, सीधे सीधा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² बाय स्मॉल r²। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसका ग्राफ आता है फिर, ये पेपर में ग्राफ भी पूछा हुआ है किस किस का, ई वर्सेस स्मॉल आर का। तो देखो यहाँ पे दो केस डिवाइड किए थे तुमने, इनसाइड और आउटसाइड, तो अलग से बना के दिखाने पड़ेंगे। इतना रीजन मान लो यहाँ तक इनसाइड है, इसके बाद क्या आ जाएगा आउटसाइड। इनसाइड में कोई फील्ड आई थी, जीरो आई थी, तो यहाँ पे क्या कर दो, जीरो वाली लाइन को हाईलाइट कर दो। फिर आउटसाइड ये आंसर आ रहा है, तो आर और ये जो स्मॉल आर है और ई है कैसे प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, इन्वर्सली। तो क्या करो, किसी हाइट पे जाओ और यहाँ से ग्राफ बना दो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ये इनका रिलेशन है। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर 1 का। थियोरेटिकली ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी ये 3 डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी आएगी न्यूमेरिकल्स की।